व्यूअर्स, आज हम डिफरेंट इंसुलेशन मटेरियल्स की सिलेक्शन के हवाले से बात करेंगे कि जब किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए कोई इंसुलेशन मटेरियल सेलेक्ट करना होता है तो किस तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर जो है वो कोई 8 से 10 तरह के इंसुलेशन मटेरियल्स अवेलेबल हैं। उसमें होता क्या है कि हम चंद एक पैरामीटर्स जो हैं, चंद एक सिलेक्शन पैरामीटर्स जो हैं वो हम अप्लाई करते हैं और उसके बाद जो है वो 8-10 इंसुलेशन मटेरियल में से हो सकता है 2 या 3 ऐसे मटेरियल्स हों जो कि हमारी एप्लीकेशन के लिए सूटेबल हों। तो आज हम वो पैरामीटर्स जो हैं वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं व्यूअर्स? मेरा नाम डॉक्टर सलीम इकबाल है। व्यूअर्स, आज हम डिफरेंट इंसुलेशन मटेरियल्स की सिलेक्शन के हवाले से बात करेंगे कि जब किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए कोई इंसुलेशन मटेरियल सेलेक्ट करना होता है तो किस तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर जो है वो कोई 8 से 10 तरह के इंसुलेशन मटेरियल्स अवेलेबल हैं। उन मटेरियल्स को मैं अपनी आने वाली वीडियो में वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा, बल्कि सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स के अंदर जो है वो एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से इंसुलेशन मटेरियल जो हैं वो कौन कौन से मार्केट में अवेलेबल हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। बहरहाल आज हम जो है वो जितने भी मटेरियल अवेलेबल हैं उनमें से अगर हमने अपनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए कोई मटेरियल जो है वो शॉर्टलिस्ट करना हो तो किस तरीके से करते हैं। अब जब हमारी एप्लीकेशन जो है वो हम उसको देखते हैं तो मार्केट में 8 से 10 डिफरेंट तरह के इंसुलेशन मटेरियल आपको मिलेंगे। हमारी एप्लीकेशन के लिए सारे के सारे मटेरियल जो हैं वो फिजिबल नहीं है या सूटेबल नहीं है, तो हमने उन 8-10 इंसुलेशन मटेरियल में से ये शॉर्टलिस्ट करना है कि कौन सा मटेरियल हमारी एप्लीकेशन के लिए सूटेबल होगा। अब उसमें होता क्या है कि हम चंद एक पैरामीटर्स जो हैं, चंद एक सिलेक्शन पैरामीटर्स जो हैं वो हम अप्लाई करते हैं और उसके बाद जो है वो 8-10 इंसुलेशन मटेरियल में से हो सकता है 2 या 3 ऐसे मटेरियल्स हों जो कि हमारी एप्लीकेशन के लिए सूटेबल हों। लेकिन उन 2 या 3 मटेरियल में से भी फर्दर हमने जो है वो एक ही मटेरियल यूज़ करना है, तो उसके बाद हम 3 मटेरियल में से एक मटेरियल किस तरह सेलेक्ट करते हैं, अब वो डिपेंड करता है कि हमने जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन लेना है या हमने जो है वो परफॉर्मेंस वाइज बेहतर मटेरियल यूटिलाइज़ करना है, या हमने वेदर प्रोटेक्शन के हिसाब से मटेरियल जो है वो हमने जिसकी वेदर प्रोटेक्शन ज़्यादा बेहतर है या ज़्यादा आसान है या कॉस्ट इफेक्टिव है उसको हमने यूटिलाइज़ करना है। तो फर्दर फिर इस तरीके से हम फर्दर शॉर्ट लिस्टिंग कर लेते हैं किसी एक पैरामीटर की बेस पे। तो आज हम वो पैरामीटर्स जो हैं वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। उसके बाद एक या दो एग्जांपल्स के साथ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा मटेरियल जो है वो हमारी एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। तो इसमें पहला जो पैरामीटर है वो है थर्मल कंडक्टिविटी का। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? किसी भी मटेरियल में से कितनी तेज़ी से हीट फ्लो करती है, इसको हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। अभी मैं ज़्यादा डेप्थ के अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि आज हम पैरामीटर्स की सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, पैरामीटर्स की बेस पे मटेरियल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो पैरामीटर्स को हम क्विकली जो है वो डिस्क्राइब करेंगे और उसके बाद एक या दो एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी एप्लीकेशन के लिए मटेरियल को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो क्या है जी, कि किसी भी मटेरियल में से हीट जो है वो कितनी तेज़ी से पास हो जाती है। अब इसकी एग्जांपल या इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब आप जो है वो चाय गर्म चाय जो है वो फ़ौरन जब आपने चाय तैयार की है, अगर आप उस चाय को स्टील के बर्तन के अंदर डालेंगे, जैसे ये मेरे पास एक स्टील का बर्तन ये मैंने रखा हुआ एग्जाम, इसके अंदर अगर आप फ़ौरन चाय को बना के फ़ौरन इसके अंदर डालते हैं और यहाँ से आप अपने हाथ से इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप इसको पकड़ नहीं सकते। हुआ क्या है कि ये स्टील के बर्तन के अंदर जब आपने गर्म चीज़ डाली है तो हीट जो है वो तेज़ी से फ्लो करके बाहर वाली साइड पे आ गई है, ठीक है। लेकिन अगर इसके मुकाबले में हम अगर एक सिरामिक के कप की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है वो आप फिर भी ये रीज़नेबल हद तक इसमें भी कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफ़र होगी, लेकिन ये इतनी रीज़नेबल हद तक होगी कि आप इसको हाथ में यहाँ से पकड़ सकते हैं। और अगर आप इससे भी बेहतर कोई चीज़ चाहते हैं तो फिर आपने देखा होगा नॉर्मली ये वेडिंग सेरेमनीज़ में शादियों के अंदर थर्मोपोल के जो कप होते हैं वो बेसिकली थर्मोपोल के होते हैं। वो कप जो है उसको अगर आप बाहर से पकड़ लेते हैं तो उसके बाहर हीट ट्रांसफ़र नहीं होती तेज़ी से। तो इसका मतलब ये है कि ये उसकी प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर से हीट तेज़ी से कंडक्ट नहीं होती। तो थर्मल कंडक्टिविटी बेसिकली क्या है कि कितनी तेज़ी से किसी मटेरियल के अंदर से हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। अब
इसका मतलब ये हुआ कि जितनी किसी मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी उतना ही वो मटेरियल जो है वो हमारे लिए ज़्यादा अफेक्टिव है। इंसुलेशन के वजह से हम बात कर रहे हैं, थर्मल कंडक्टिविटी जितनी किसी मटेरियल की कम होगी उतना मटेरियल जो है वो ज़्यादा परफॉर्मेंस के हवाले से ज़्यादा अफेक्टिव होगा। दूसरा जो पैरामीटर है वो है जी आर वैल्यू। आर वैल्यू होता है थर्मल रेजिस्टेंस वैल्यू जो है किसी भी मटेरियल की। अब आर वैल्यू क्या होती है? इट इज बेसिकली द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू हीट फ्लो थ्रू सम थिकनेस ऑफ द मटेरियल। यानी कि जो कंडक्टिविटी थी वो तो ये थी कि हीट एक जगह से दूसरी जगह कितनी तेजी से फ्लो हो रही है, लेकिन जब हम आर वैल्यू की थर्मल रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो एक स्पेसिफिक थिकनेस में से, किसी मटेरियल की स्पेसिफिक थिकनेस में से कितनी हीट पास होती है और उसको हम कहते हैं, और कितनी तेजी से हीट पास हो रही है उसको, या उस मटेरियल की कितनी रेजिस्टेंस है हीट के अगेंस्ट, उसको हम कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। अब डिफरेंट मटेरियल्स की जो थर्मल रेजिस्टेंस है वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट होती है, और नॉर्मली जो है वो हम थर्मल रेजिस्टेंस वैल्यू जो है वो 1 इंच थिकनेस के ऊपर लेते हैं। थर्मल रेजिस्टेंस वैल्यू ये हमेशा स्टैंडर्ड, जब कहीं पे मेंशन नहीं होता कि कितनी थिकनेस की कितनी मटेरियल की कितनी थिकनेस है और उसकी कितनी आर वैल्यू है, तो और आर वैल्यू जब हम उस वक्त ले रहे होते हैं तो वो 1 इंच थिकनेस के ऊपर, स्टैंडर्ड जो है वो 1 इंच थिकनेस के ऊपर है। अब अगर हम एक ही यूनिट के अंदर, मतलब इसके डिफरेंट यूनिट है, ऐसा यूनिट में भी थर्मल रेजिस्टेंस वैल्यू मेजर की जाती है, ब्रिटिश यूनिट्स के अंदर मेजर की जाती है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द यूनिट्स मैं एक ही यूनिट के अंदर बात करूंगा। आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए, एक इम्प्रेशन देने के लिए कि एक आम ईंट जो होती है उस ईंट की जो थर्मल रेजिस्टेंस वैल्यू है वो 0.8 है, और जो थर्मोपोल की 1 इंच मोटी शीट है उसकी थर्मल रेजिस्टेंस वैल्यू जो है वो कम से कम भी अगर हम लें तो 3.5 है, और ईंट जो है वो उसकी मैंने थिकनेस को 4 इंच कंसीडर किया है। तो 1 इंच के ऊपर अगर हम ईंट की थर्मल रेजिस्टेंस वैल्यू लेंगे तो वो 0.2 होगी, और अगर पूरी ईंट 4 इंच चौड़ी ईंट है तो उसकी थर्मल रेजिस्टेंस वैल्यू 0.8 है। और इसके मुकाबले में अगर हम थर्मोपोल की बात करते हैं, स्टाइरोफोम मार्केट में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, पैकिंग के लिए भी यूज़ होता है, उसके अलावा छतों में इंसुलेशन के लिए यूज़ होता है, उसकी अगर हम कम से कम भी थर्मल रेजिस्टेंस वैल्यू जो होती है वो 3.5 के आसपास होती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसुलेशन मटेरियल की 1 इंच के ऊपर थर्मल रेजिस्टेंस जो है वो ईंट के मुकाबले में कितने ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट डिस्कस बताना चाहूँगा कि कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद हम 2 इंच की या 4 इंच की दीवार करेंगे तो जो हीट रेजिस्टेंस जो है या हीट फ्लो जो है वो नहीं होगी। तो हीट फ्लो तो जो होती है दीवार, अगर दीवार के मुकाबले में 4 या 8 इंच की या 9 इंच की आप दीवार कर रहे हैं, उसके मुकाबले में अगर आप 2 इंच की थिकनेस बीच में रख दें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इसलिए ये मटेरियल की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी बेस पे हम ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि कौन सा मटेरियल कितना ज़्यादा इंसुलेशन के हवाले से या थर्मल रेजिस्टेंस के हवाले से ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो आर वैल्यू एक बड़ा क्रिटिकल पैरामीटर है, ये मेन पैरामीटर है जो कि हम इंसुलेशन की सिलेक्शन के वक्त जो है वो हम इसको जहन में रखते हैं कि हमें किसी एप्लीकेशन के लिए आर वैल्यू कितनी चाहिए। एक तो ये पैरामीटर है, उससे पहले थर्मल कंडक्टिविटी बेसिकली, और आर वैल्यू जो है हम ज़्यादा आर वैल्यू को ही ले रहे होते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी जिस मटेरियल की लो होती है उसकी आर वैल्यू हाई होती है। तो आप अगर थर्मल कंडक्टिविटी को कंसीडर करना चाहते हैं तो उस केस में जिस मटेरियल की लो होगी वो मटेरियल ज़्यादा परफॉर्मेंस के हवाले से इफेक्टिव होगा, और इसी तरह आर वैल्यू जिस मटेरियल की हाई होगी वो मटेरियल जो है वो ज़्यादा। लेकिन आप देखेंगे कि ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर ने अपनी पैकिंग के ऊपर आर वैल्यू लिखी होती है ज़्यादातर केसेस में, और आर वैल्यू ही जो है वो ज़्यादा कंसीडर की जाती है जब मटेरियल की सिलेक्शन की जाती है। तीसरा जो मेन पैरामीटर है वो है डेंसिटी का। डेंसिटी किस तरह से अफेक्ट करती है किसी भी मटेरियल की इंसुलेशन परफॉर्मेंस के हवाले से? डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करने से मटेरियल की आर वैल्यू इंक्रीज होती है। डेंसिटी के इंक्रीज करने से दो चीज़ें इंक्रीज होती हैं, एक तो मटेरियल की आर वैल्यू इंक्रीज होती है और दूसरा जो है वो मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज होती हैं, जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मटेरियल की जो है, मेनली इंसुलेशन मटेरियल के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो दबाने की जो जिससे कितनी इसमें लचक है या नहीं है या कितना आसानी से इसको दबा सकते हैं, इसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहते हैं। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है डेंसिटी इंक्रीज करने से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, और डेंसिटी इंक्रीज करने से आर वैल्यू भी इंक्रीज होती है। यहाँ पे अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने वाला है वो ये है कि डेंसिटी इंक्रीज करने से आर वैल्यू पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता,
लेकिन डेंसिटी इंक्रीज करने से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज उसी प्रोपोर्शन के ऊपर इंक्रीज होती हैं। लीनियर रिलेशनशिप, ऑलमोस्ट लीनियर है। लीनियर का मतलब ये होता है कि जितनी आपने डेंसिटी इंक्रीज की है उसी रेशो के ऊपर, उसी प्रोपोर्शन के ऊपर आर वैल्यू मटेरियल की जो है, जो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मटेरियल की हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, लेकिन आर वैल्यू जो है वो उस प्रोपोर्शन के ऊपर इंक्रीज नहीं होती। इसकी एग्जांपल मैं आपको थर्मोपोल के साथ ही दूंगा। थर्मोपोल की डेंसिटी जो है वो 15 अगर हो तो उसके ऊपर उसकी आर वैल्यू जो होती है वो अराउंड 3.5 होती है। और अगर थर्मोपोल की डेंसिटी को हम डबल कर देते हैं यानी कि 30 कर देते हैं तो उस वक्त उसकी, अभी ये मैं सारे एसआई यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, एसआई यूनिट के अंदर डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है, और ऐसा यूनिट में ही मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। तो 30 किलोग्राम डेंसिटी नॉर्मली जो है मार्केट के अंदर जब आप जाते हैं तो किलोग्राम बोला जाता है, सिर्फ साथ उसके क्यूबिक मीटर नहीं बोला जाता। तो मैं उसी लैंग्वेज के अंदर अभी फिलहाल सिंपली आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि 30 डेंसिटी के ऊपर, 30 किलोग्राम डेंसिटी के ऊपर थर्मोपोल की जो आर वैल्यू है वो 4.4 है, और 15 डेंसिटी के ऊपर जो थर्मोपोल की आर वैल्यू है वो 3.5 है। तो अब आपने डेंसिटी तो डबल कर दी है लेकिन आर वैल्यू उस प्रोपोर्शन के ऊपर इंक्रीज नहीं हुई। लेकिन जब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो 15 डेंसिटी के ऊपर अगर थर्मोपोल की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो अराउंड 70 किलो पास्कल है, और अगर हम जो है इसकी डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं तो 30 डेंसिटी के ऊपर जो इसकी आर वैल्यू है वो अराउंड 170 किलो पास्कल है। तो अब आप देखें तकरीबन डेंसिटी डबल करने से ऑलमोस्ट डबल या इससे थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई है। तो डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन जो है वो आर वैल्यू के साथ उतना नहीं है जितना कि जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के साथ है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने वाला है, जब आपने मटेरियल थर्मल रेजिस्टेंस यानी कि आपको आर वैल्यू ज़्यादा चाहिए किसी भी मटेरियल की परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए, थर्मल इंसुलेशन ज़्यादा चाहिए, तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज करने की बजाय आप उसकी थिकनेस को इंक्रीज करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर मार्केट के अंदर ये होता है कि जी लोग कहते हैं कि जी डेंसिटी, हाई डेंसिटी की चीज़ ले लें। हाई डेंसिटी की चीज़ जो है वो परफॉर्मेंस पे उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती जितना कि वो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पे करती है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जहाँ पे आपको चाहिए, जहाँ पे आपको पता है कि लोड ज़्यादा आएगा, वहाँ पे आपकी ये मजबूरी है कि आप उसकी जो है वो डेंसिटी को इंक्रीज करें। अदरवाइज डेंसिटी इंक्रीज करने से परफॉर्मेंस के ऊपर ऐसा बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं आता, लेकिन कॉस्ट आपकी उसी प्रपोर्शन पे इंक्रीज हो। मसलन 15 डेंसिटी की अगर कॉस्ट लेट्स सपोज 25 रुपये है पर स्क्वायर फीट, तो आपकी 30 डेंसिटी के ऊपर कॉस्ट डबल हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपकी कॉस्ट जो है वो 25 से 50 रुपये होगी, लेकिन जो परफॉर्मेंस में इंक्रीज आया है वो तकरीबन 20 या 30% है। तो इसका मतलब ये है कि कॉस्ट इंक्रीज करने का ऐसा उतना बेनिफिट नहीं हुआ। हाँ, जहाँ पे आपको मैकेनिकल लोड आ रहा है और आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, वहाँ पे आपकी ये मजबूरी है कि आप जो है वो डेंसिटी को इंक्रीज करें, और वहाँ पे आपको इंक्रीज करनी पड़ती है। तो इसलिए जब भी आपको इंसुलेशन की परफॉर्मेंस को बेहतर करना है तो डेंसिटी इंक्रीज करने की बजाय आप जो है वो उसकी थिकनेस को इंक्रीज करें। थिकनेस का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आर वैल्यू 1 इंच थिकनेस के ऊपर थर्मोपोल की 4.2 है या 4 है या 3.5 है, जो भी डेंसिटी आप ले रहे हैं, तो 2 इंच थिकनेस के ऊपर वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी, वो 7 हो जाएगी। लेकिन अगर आप डेंसिटी आप डबल करते हैं तो आर वैल्यू में 20 से 30% इंक्रीज आएगा। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ये पॉइंट आपके लिए बेनिफिशियल है कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉस्ट सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और चौथा मेन पैरामीटर जो है वो टेम्परेचर है। अब अगर लेट्स सपोज आप जो है वो स्टीम बॉयलर की स्टीम की लाइंस जो हैं उसमें स्टीम पास हो रही है और आप उसको इंसुलेट करना चाह रहे हैं, तो आप वो डिफरेंट टेम्परेचर की, कोई सुपर हीटेड स्टीम होगी, कोई नॉर्मल स्टीम होगी, 80 डिग्री, 100 डिग्री की, 150 डिग्री की, 200 डिग्री की स्टीम है। तो हर टेम्परेचर के हिसाब से इंसुलेशन मटेरियल जो है वो डिफरेंट, हर इंसुलेशन मटेरियल स्टीम लाइन के लिए अगर 10 के 10 इंसुलेशन मटेरियल मार्केट में अवेलेबल हैं, तो स्टीम लाइन को कवर करने के लिए 10 में से 2 या 3 ऐसे होंगे जो कि सिर्फ यूज़ हो सकते हैं। तो टेम्परेचर को भी जहन में रखना है आपने अपनी एप्लीकेशन के। अब जो थर्मोपोल है उसकी जो टेम्परेचर रेंज है एप्लीकेशन की वो -50 डिग्री से कोई 60-70 डिग्री तक है। 70 डिग्री से ऊपर जाके अगर हम थर्मोपोल को, स्टाइरोफोम को यूज़ करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी।
हाँ, अगर इसी टेम्परेचर रेंज में यूज़ करना चाहें तो फिर थर्मोकोल की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। अगर इससे ऊपर हम 100 डिग्री तक जाते हैं, 120 150 डिग्री तक जाते हैं, तो फिर ग्लास वूल जो है वो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है और उसकी परफॉर्मेंस भी जो है वो उस टेम्परेचर पे वो बर्दाश्त कर जाता है, 150 डिग्री वाला, 200 डिग्री तक भी इवन। लेकिन अगर आप इससे ऊपर जाते हैं, जैसे 600 डिग्री, 700 डिग्री, इंजेक्शन मोल्डिंग की जो मशीनें होती हैं उनमें टेम्परेचर बड़ा हाई होता है, 450 डिग्री, 500 डिग्री, तो फिर वहां पे आपको जो है वो हाई टेम्परेचर वाली उसके बाद हमारे पास मिनरल वूल, रॉक वूल आ जाती है, फिर सिरामिक वूल आ जाती है। तो फिर उन मटेरियल्स में से हमने कोई मटेरियल सेलेक्ट करना होता है जो उस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर जाए। तो ये 4 ऐसे मेन पैरामीटर हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हमने ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा इंसुलेशन मटेरियल हमारी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए जो है वो सूटेबल है। अब हम 2 एग्जांपल्स के साथ इस चीज़ को समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमने ये सिलेक्ट डिसाइड करना है कि हमारी एप्लीकेशन में कौन सा मटेरियल या कौन सा इंसुलेशन मटेरियल यूज़ होगा। अगर हम छत की इंसुलेशन की बात करें तो छत के अंदर जो है वो आपका वहाँ पे अब हमारे पास जो है वो 8 से 10 इंसुलेशन मटेरियल जो है उनमें अगर आप देखें तो छत में जब आप इंसुलेशन यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो है वो लोड आता है ईंटों का, यानी कि जो टाइलें आप फर्श बनाने के लिए लगाते हैं तो वहाँ पे लोड आता है। तो अब इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा इंसुलेशन मटेरियल आपको चाहिए जो कि कंप्रेसिव लोड भी उठा सके, ठीक है, और उसके बाद जो है वो उसकी जो आर वैल्यू है वो भी अच्छी होनी चाहिए। अब एक आर वैल्यू जो है वो तकरीबन सारी ही इंसुलेशन मटेरियल जितनी भी फ्लेक्सिबल फॉर्म में जितनी इंसुलेशन है, जिस तरह ग्लास वूल है, रॉक वूल है, सेरामिक वूल है, इन सब की जो आर वैल्यू है वो तकरीबन सेम ही रेंज के अंदर है, ऑलमोस्ट 2.5 से लेके 3.5 की। ये 1400 डिग्री पे अगर सिरामिक वूल यूज हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी आर वैल्यू बहुत हाई है, वो इसलिए यूज हो रही है क्योंकि 1200-1400 डिग्री का टेम्परेचर सिर्फ सिरामिक वूल बर्दाश्त कर सकती है। उसके अलावा इवन आप ग्लास वूल भी यूज करेंगे तो वो भी बर्न आउट हो जाएगी। तो ये 3-4 ऐसे, लेकिन इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं है। तो इसका मतलब जितने भी हाई टेम्परेचर में यूज होने वाली इंसुलेशन है वो सारी की सारी आपकी छत के अंदर यूज नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप वो छत में यूज करेंगे तो क्या होगा, वो बैठ जाएंगी, जिसकी वजह से आपका फर्श भी बैठेगा। अब यहाँ पे आपको कोई शीट चाहिए ऐसी जो कि हार्ड हो, जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचती है, यानी कि पीयू फोम भी इवन उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं होती, थर्मोपोल स्टाइलोफोम जिसको हम एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन कहते हैं, और उसके बाद एक और इंसुलेशन मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है एक्सट्रूडेड पॉलीस्टाइरीन, एक्सपीएस जिसको कहते हैं। एक ईपीएस है, एक एक्सपीएस है। इन दोनों मटेरियल में से कोई एक मटेरियल जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं छत के अंदर। उसके अलावा बाकी जितने मटेरियल अवेलेबल हैं उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं होती, अगर आप वो यूज़ करेंगे तो वो मटेरियल जो है वो बैठ जाएंगे और उसके साथ आपका फर्श भी बैठ जाएगा। ये 2 मटेरियल ऐसे हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो है फर्दर आपने, अगर छत आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती तो ईपीएस की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है, यानी कि पॉलीस्टाइरीन, एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन, इसको हम स्टाइरोफोम भी कहते हैं, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो एक्सपीएस, एक्सट्रूडेड पॉलीस्टाइरीन के मुकाबले में कम होती है। तो अगर तो छत पे बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है छत आपकी, तो फिर बेहतर ये है कि आप एक्सपीएस यूज़ करें, और अगर आपकी छत कम यूटिलाइज होनी है या बिल्कुल नहीं होनी तो फिर उसमें आप एक्सपीएस ईपीएस जिसको हम स्टाइरोफोम भी कहते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो एक एप्लीकेशन हो गई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की ही बात करते हैं, तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के गिर्द जो है वो आप अंडरले फोम भी लगा सकते हैं। वो भी एक इंसुलेशन, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव इंसुलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो उसको लोग इंसुलेशन मटेरियल में शामिल करते हैं। बेसिकली वो पैकिंग मटेरियल है। उसके बाद जो है वहाँ पे आप ग्लास वूल भी लगा सकते हैं क्योंकि वो भी फ्लेक्सिबल है। तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जो पाइप होते हैं उसके गिर्द कोई फ्लेक्सिबल इंसुलेशन आपको चाहिए तो अंडरले फॉर्म एक ऑप्शन है, ग्लास वूल दूसरी ऑप्शन है, सिरामिक वूल तीसरी ऑप्शन है, रॉक वूल चौथी ऑप्शन है। अब इनमें से कौन सा यूज हो सकता है? ना तो अंडरले फॉर्म यूज हो सकता है क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है या टेम्परेचर बर्दाश्त करने की जो सलाहियत है वो 400-500 डिग्री तक नहीं है। इसी तरह ग्लास वूल भी जो है वो मैक्सिमम 200-250 डिग्री तक इफेक्टिव है, इससे ऊपर जाएं तो उसकी इंसुलेशन परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। अब सिरामिक वूल है, रॉक वूल है, रॉक वूल आप जो है वो यूज कर सकते हैं, और अगर ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए आपने कोई इंसुलेशन यूज कर दिया तो फिर सिरामिक वूल ज्यादा बेहतर है। रॉक वूल जो है और सिरामिक वूल जो है इसकी आर वैल्यू, जो थर्मल रेजिस्टेंस वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन सिरामिक वूल जो है वो 1300-1400 डिग्री तक जो है टेम्परेचर बर्दाश्त कर जाती है। अब जितना टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी उसकी लाइफ ज्यादा होगी। अगर आप एक चीज को जिसकी लिमिट ही 500 या 600 डिग्री है और 600 डिग्री वाली लिमिट वाली चीज जो है वो आप
600 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर ही यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसकी लाइफ जो है वो कम होगी, वो जल्दी जो है वो डिग्रेड हो जाएगी, जल्दी जो है वो उसकी परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाएगी, जल्दी जो है वो मतलब जो है वो नाकाबिले इस्तेमाल हो जाएगी। लेकिन अगर आप 200 डिग्री 300 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस के साथ कोई इंसुलेशन यूज़ करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी, उसकी लाइफ भी ज़्यादा होगी और ज़्यादा अर्से तक चलेगी। वो थोड़ी सी आपके लिए कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये 2 एग्जांपल्स के साथ आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इंसुलेशन मटेरियल जो है वो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। आई होप कि आपको जो है वो मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और जो है वो बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जो है वो नई वीडियोज़ के लिए आपको जो है वो मैसेज कन्वे हो जाए।